नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र उत्तर प्रदेश का। यूपी में तैयार होगा कृषि अपशिष्ट आधारित 50,000 करोड़ का बाजार, कोयले का विकल्प बनेगी पराली। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 350 सीटें जीतेगी, हो चुका है बड़ा दावा। दोस्तों तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव को एक दिन में 2 बड़े झटके। सपा विधायक दारा सिंह चौहान ने छोड़ा सपा का साथ और आजम खान को 2 साल की हुई सजा। चौथी खबर में जिक्र होगा कि सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया निरीक्षण, बोले यूपी किसी भी आपदा से निपटने को तैयार। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि अबू धाबी में पीएम मोदी का भव्य स्वागत, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद ने एयरपोर्ट पर की अगवानी। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बन रही है वापस से मोदी सरकार, तो कमेंट में लिखिए अपनी राय और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। यूपी में तैयार होगा कृषि अपशिष्ट आधारित 50,000 करोड़ का बाजार, कोयले का विकल्प बनेगी पराली। जी हां दोस्तों, पराली से बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए अब इसे बिजली उत्पादन इकाइयों में प्रयोग किया जाएगा। ये कोयले का विकल्प बनेगी और इससे प्रदेश में करीब 50,000 करोड़ का नया बाजार तैयार होगा। ये जानकारी ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने शनिवार को दी और ऊर्जा मंत्री लखनऊ में ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों पर आधारित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है और इसी तरह से कृषि आधारित अन्य अपशिष्ट भी प्रदूषण का कारण बने हुए हैं। इस समस्या से निपटने की नई रणनीति तैयार की गई है और इसके तहत पराली को कोयले के विकल्प के रूप में प्रयोग कर लिया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 350 सीटें जीतेगी, बड़ा दावा हो चुका है। जी हां दोस्तों, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने शुक्रवार को दावा किया कि भाजपा अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में 350 सीटें जीतेगी और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने लोकसभा में 303 सीटें जीती थी। दक्षिण त्रिपुरा में पार्टी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं जहां भी जाता हूं, मैं आत्मविश्वास से भरे हाव भाव वाले लोगों को देखता हूं। ये संकेत देता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पिछले चुनाव की तुलना में अधिक सीटें जीतेगी और इस बार ये 350 सीटें हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने पूर्वोत्तर राज्य में जीत दर्ज करने के लिए विधानसभा चुनाव को T20 मैच की तरह खेला। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव को एक दिन में 2 बड़े झटके। सपा विधायक दारा सिंह चौहान ने छोड़ा सपा का साथ, आजम खान को 2 साल की हुई सजा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए 15 जुलाई का दिन अच्छा नहीं रहा। भले ही इस दिन वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने स्किल इंडिया योजना की शुरुआत कर इस दिन को इतिहास में दर्ज कराया था, लेकिन शनिवार यानी 15 जुलाई को सपा के विधायक दारा सिंह चौहान ने विधानसभा से इस्तीफा देकर अखिलेश यादव की चिंता में इजाफा कर दिया। वहीं शनिवार को पार्टी के सीनियर नेता आजम खान को हेट स्पीच के मामले में कोर्ट से सुनाई गई 2 साल की सजा से भी अखिलेश यादव को झटका लगा है। दारा सिंह चौहान का सपा से नाता तोड़ना अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका है और ये इस्तीफा आगामी लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की राजनीति में हो रहे बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया निरीक्षण, बोले यूपी किसी भी आपदा से निपटने को तैयार। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोंडा जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और वहां जनता को दी जा रही सुविधाओं को परखा। इस मौके पर उन्होंने राहत व बचाव का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अफसरों के साथ सकरौरा भिखारीपुर तटबंध का हाल जाना और प्रशासनिक व पुलिस अफसरों के साथ बैठक की। मीडिया से बातचीत कर कहा कि यूपी किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अबू धाबी में पीएम मोदी का भव्य स्वागत, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद ने एयरपोर्ट पर की अगवानी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस की अपनी 2 दिवसीय यात्रा समाप्त करने के बाद संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे और पीएम मोदी यहां संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन के साथ कई मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। बैठक के दौरान दोनों देश ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और रक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाएंगे। वहीं दोस्तों, एएनआई ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें संयुक्त अरब अमीरात में उतरने पर पीएम मोदी का राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन ने स्वागत किया।
पीएम मोदी की यूएई यात्रा पर टिप्पणी करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है और प्रधानमंत्री की यात्रा विभिन्न क्षेत्रों में इसे आगे बढ़ाने के तरीकों की पहचान करने का अवसर होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सेना प्रमुख ने नियंत्रण रेखा की अग्रिम पोस्ट का किया दौरा, सीमा पर सुरक्षा की स्थिति भी जानी। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने नियंत्रण रेखा का दौरा किया और उन्होंने सीमा पर चल रहे ऑपरेशन तैयारियों और अन्य चीज़ों के बारे में जाना। नियंत्रण रेखा पर सतर्कता बनाए रखने के लिए घुसपैठ रोधी ग्रिड को और आधुनिक मजबूत करने के निर्देश दिए। दोस्तों, उत्तरी कमान के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने उन्होंने एलओसी और आईबी की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा कार्यालयों पर हुए लाठीचार्ज मामले में नीतीश तेजस्वी सहित 6 लोगों पर कंप्लेंट केस दायर। जी हाँ दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में भाजपा कार्यकर्ता पर हुए लाठीचार्ज की घटना को लेकर 6 लोगों के खिलाफ पटना सिविल कोर्ट में कंप्लेंट केस फाइल किया गया है। इस केस में हत्या का प्रयास, छेड़खानी समेत कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पटना के जिला अधिकारी, पटना एसएसपी और गांधी मैदान थाना अध्यक्ष, पटना पुलिस उपाध्यक्ष समेत 6 लोगों पर कंप्लेंट केस फाइल किया गया है। दोस्तों, भाजपा नेता कृष्ण सिंह कुल्लू ने यहां पटना व्यवहार न्यायालय सीजेएम पटना के यहां कंप्लेंट फाइल किया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एनडीए की बैठक 18 जुलाई को पीएम मोदी की मौजूदगी में तय। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में 18 जुलाई को एनडीए की बैठक हो रही है और इसमें अपने स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में हुई बगावत के बाद चाचा पशुपति पारस को केंद्र सरकार में मंत्री बनाए जाने की वजह से भाजपा से नाराज चल रहे चिराग पासवान को आमंत्रित किया गया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसके साथ ही हम के संस्थापक संरक्षक जीतन राम मांझी सहित एनडीए में शामिल तमाम घटक दलों के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को भी 18 जुलाई की बैठक के लिए आमंत्रित किया है। दिल्ली के अशोक होटल में 18 जुलाई मंगलवार को शाम 5 बजे होने वाली बैठक में हाल ही में महाराष्ट्र में साथ आए एनसीपी के अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल भी शामिल होंगे। ये बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई अन्य नए साथी भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। चिराग पासवान को लिखे पत्र में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को एनडीए की अहम साथी बताते हुए कहा है कि एनडीए के महत्वपूर्ण साथी दल के रूप में चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा देश के विकास को गति देने वाली सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की यात्रा के प्रमुख सहयोगी भी हैं। एनडीए बैठक में शामिल होने का न्योता देते हुए नड्डा ने आगे कहा कि एनडीए के महत्वपूर्ण साथी दल के रूप में उनकी भूमिका और सहयोग गठबंधन को न सिर्फ मजबूत बनाता है बल्कि देश की विकास यात्रा को भी सुदृढ़ता प्रदान करता है। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें दोस्तों कि सबको छोड़ आगे निकले नरेंद्र सिंह तोमर। पार्टी ने दी मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी, नियुक्ति पत्र कर दिया जारी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है और पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद ये क्लियर हो गया है कि चुनाव दिल्ली से लड़े जाएंगे और इसी बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को प्रदेश में अहम जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रभारी मुख्यालय अरुण सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं और इसी के साथ कहा जा रहा है कि तोमर शिवराज से भी आगे निकल गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। असम में आतंकी साजिश नाकाम, बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद, एक युवक गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, असम के कछार जिले से एक युवक को भारी मात्रा में विस्फोटकों के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि विस्फोटक पड़ोसी राज्य मेघालय से लाया गया था। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान जिले के गुमराह निवासी 24 वर्षीय प्रसोनजीत वैष्णव के रूप में की गई है। विस्फोटकों की तस्करी की एक सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने असम राइफल्स के साथ मिलकर गुरुवार को एक संयुक्त अभियान चलाया और असम मेघालय सीमा के करीब फदरी टीला इलाके में मेघालय से आ रही एक कार को रोका और विस्फोटक बरामद किया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि छापेमारी के दौरान टाटा सुमो से 400 जेलेटिन की छड़ें, 400 डेटोनेटर और कुछ अन्य सामग्री बरामद की गई। सामग्री जब्त कर ली गई और कार के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि गिरफ्तार युवक से पूछताछ की जा रही है और हो सकता है कि वो इन बमों को किसी पड़ोसी राज्य में ले जाने की कोशिश कर रहा हो और हम स्थिति पर विस्तार से नजर रख रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है असम पुलिस द्वारा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी को मिला फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर पाने वाले
पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। जी हाँ दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस ने लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। ये सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान है और पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। लीजन ऑफ ऑनर दुनिया भर के चुनिंदा प्रमुख नेताओं और प्रतिष्ठित हस्तियों को दिया गया है और इनमें दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, वेल्स के तत्कालीन राजकुमार किंग चार्ल्स, जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव घाली समेत अन्य इसमें शामिल हैं। फ्रांस द्वारा पीएम मोदी को दिए जाने वाले ये सम्मान उन्हें विभिन्न देशों द्वारा दिए गए शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों और सम्मानों की लिस्ट में शामिल हो गया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत के हालात पर केंद्र सरकार की नजर, अमित शाह को ग्राउंड रिपोर्ट देंगे अनुराग ठाकुर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश पर केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। इस बीच केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कर न सिर्फ अपने गृह प्रदेश की त्वरित मदद के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया, बल्कि वो 3 दिन के हिमाचल प्रदेश के दौरे पर भी रवाना हो गए ताकि लौटकर आपदा व राहत बचाव कार्य संबंधी ग्राउंड रिपोर्ट गृह मंत्री को सौंप सकें। गौरतलब है कि बाढ़ की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिमाचल के मुख्यमंत्री से बात की थी। अनुराग सिंह ठाकुर ने गुरुवार को दिल्ली में अमित शाह से भेंट कर बताया कि प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है और अब तक लगभग 88 लोगों की मौत हो चुकी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। श्रीनगर से एनआईए ने आतंकियों के 2 मददगारों को पकड़ा, घाटी में रच रहे थे बड़ी साजिश। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश मामले में शुक्रवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी को बड़ी सफलता मिली है। जांच एजेंसी ने श्रीनगर से कश्मीरी आतंकवादी समूह से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया और दोनों पाकिस्तान में बैठे लश्कर ए तैयबा के कमांडर और संचालकों के संपर्क में थे। हथियारों और धन की सप्लाई करने में काम में जुटे थे और एनआईए के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुसाई फयाज बाबा उर्फ शोएब और हिलाल याकूब देवा उर्फ सेठी सोब के रूप में हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीतेगी 152 से ज़्यादा सीटें, लोकसभा में भी 45 सीटें पक्की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 288 सीटों में से 152 से ज़्यादा सीटें और लोकसभा में 48 में से 45 सीटें जीतेगी। ये दावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भिवंडी में आयोजित महाविजय अभियान में बोलते हुए कही और उनके दावे के बाद बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल शिवसेना और एनसीपी को कितनी सीटें मिलेंगी, यह बड़ा सवाल उठ गया है। शिंदे 80 से 85 और अजीत पवार पहले ही 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। हालांकि बावनकुले ने कहा कि एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम योगी ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा तो शिव भक्तों ने योगी योगी हर हर महादेव और जय भोले का किया उद्घोष। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली मेरठ हाईवे पर शुक्रवार को कांवड़ यात्रा पर निकले शिव भक्तों को बेहद खास एहसास की अनुभूति हुई क्योंकि सीएम योगी ने स्वयं उन पर पुष्प वर्षा की। सीएम योगी सीधे सहारनपुर से दिल्ली मेरठ हाईवे पहुंचे, जहां उन्होंने हजारों की तादाद में उपस्थित शिव भक्तों पर दोनों हाथों से पुष्प बरसाए। सीएम के लिए यहां पर विशेष मंच बनाया गया था जिस पर खड़े होकर उन्होंने पुष्प वर्षा की। सीएम को अपने बीच पाकर कांवड़ियों का उत्साह भी 7वें स्थान पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि बैंड बाजे और डीजे की धुन पर थिरकते हुए उन्होंने भी सीएम योगी का अभिनंदन किया। इस बीच शिव भक्तों की ओर से योगी योगी हर हर महादेव और जय भोले का उद्घोष भी सुनाई दिया। वहीं दोस्तों, सीएम योगी के साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद भी उपस्थित रहे। इससे पहले शुक्रवार दोपहर को मेरठ के आसमान से शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जयशंकर ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, बोले आतंक के पनाहगारों को किसी भी तरह की रियायत नहीं देने की जरूरत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों इंडोनेशिया की राजधानी में हैं और वहां आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने आए हैं। बैठक में शुक्रवार को एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर निशाना साधा और उन्होंने आसियान सदस्यों से आतंकवाद के मुद्दे पर समान, एकीकृत और शून्य सहिष्णुता दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया। साथ ही कहा कि आतंकवाद के पनाहगाहों और वित्त पोषण नेटवर्क को नष्ट करना बेहद ज़रूरी है। इंडोनेशिया की राजधानी में आसियान क्षेत्रीय मंच की मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारत आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग और अवैधीकरण को बढ़ावा देकर वैश्विक चुनौतियों का जवाब दे रहा है। साथ ही विवादों को सुलझाने के लिए कूटनीति पर जोर दे रहा है। बता दें कि पाकिस्तान पर उसके देश से होने वाले सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए दबाव
भारत डालता रहता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अगले 5 दिन कई राज्यों में होगी भारी बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में इस समय जबरदस्त बारिश हो रही है। बारिश की वजह से देश की राजधानी दिल्ली समेत कई जगहों पर शहर डूबे हुए हैं और दिल्ली में यमुना नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। हालांकि 2 दिनों से बारिश कुछ थमी हुई है, लेकिन भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 5 दिनों तक कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी ने जानकारी देते हुए बताया कि अगले 5 दिनों तक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है और इसके साथ ही बिहार, सिक्किम, असम, मेघालय में भारी बारिश की उम्मीद है और इसके बाद यहाँ बारिश में कुछ कमी आएगी और इसके साथ ही पूर्व मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ इलाका, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कोंकण और गोवा में 17 जुलाई से बारिश की गतिविधियां तेज हो जाएंगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आसमान में गरजा राफेल, परेड में गूंजा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, फ्रांस में भारत का डंका। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस की धरती से लेकर आसमान तक हिंदी की धूम नजर आई, जहां एक तरफ भारतीय सैन्य दल ने सारे जहां से अच्छा की धुन पर मार्च किया, जबकि भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमानों ने बैलिस्टिक डे परेड में चैम्प्स एलिसीज के ऊपर फ्लाई पास्ट में भाग लिया। पंजाब रेजिमेंट ने मार्च का नेतृत्व किया और उसके बाद भारतीय नौसेना और फिर वायुसेना ने 1979 में बेस्तिल के ऐतिहासिक पतन को चिन्हित करने के लिए वार्षिक परेड में अपनी छाप छोड़ी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आसमान को चीरते हुए अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित हुआ चंद्रयान 3, पीएम मोदी बोले वैज्ञानिकों के अथक समर्पण और प्रतिभा को सलाम। जी हाँ दोस्तों, भारत के महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 को शुक्रवार को 2:35 पर सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया और इस मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए इसरो और वैज्ञानिकों को बधाई दी है। वहीं चंद्रयान 3 के बूस्टर सफलतापूर्वक अलग होकर अंतरिक्ष की कक्षा में चले गए हैं। कमांड सेंटर में पूर्व इसरो चीफ डॉक्टर के सिवान और इसरो के मौजूदा प्रमुख एस सोमनाथ समेत तमाम अंतरिक्ष वैज्ञानिक उपस्थित रहे। वहीं चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष में जाता हुआ देखने के लिए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में पहुंचे और उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए गौरव का क्षण है। फ्रांस दौरे पर गए पीएम मोदी ने इस ऐतिहासिक पल पर ट्वीट करते हुए लिखा कि चंद्रयान 3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिखा और ये प्रत्येक भारतीयों के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ऊपर उठाते हुए ऊंची उड़ान भरता है। यह अहम उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है और मैं उनकी भावना और प्रतिभा को सलाम करता हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 42% महंगाई भत्ता, सीएम शिवराज की मध्य प्रदेश में बड़ी घोषणा। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य के लाखों कर्मचारियों को अगस्त महीने में केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा और डीए की नई दरें जनवरी 2023 से लागू होंगी। ऐसे में एरियर भी दिया जाएगा। इसकी घोषणा शुक्रवार को खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की है। इस संबंध में जल्द आदेश जारी किए जाएंगे और इसका लाभ प्रदेश के 7,50,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को मिलेगा। दरअसल जनवरी से जून तक महंगाई भत्ते का एरियर 3 समान किस्तों में मिलेगा। 42% महंगाई भत्ता जुलाई महीने के वेतन में जुड़कर मिलेगा, जो कि अगस्त महीने से दिया जाएगा। और इसके अलावा सीएम ने ऐलान किया है कि 6वां वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में समानुपातिक वृद्धि होगी। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से हालत बेहद खराब, सैकड़ों पर्यटक फंसे, 1100 से ज़्यादा सड़कें बंद। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार ने बुधवार को दावा किया कि पिछले 3 दिनों में कुल्लू और मनाली में लगभग 25,000 पर्यटकों को यहां से निकाला गया है, लेकिन सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं क्योंकि भूस्खलन और बाढ़ के कारण 1100 से अधिक सड़कें बंद हैं। खबरों के मुताबिक चंबा, शिमला, सिरमौर, किन्नौर और अन्य जिलों में बड़ी संख्या में पर्यटक फंसे हुए हैं। मोबाइल कनेक्टिविटी बंद होने के बाद जो लोग अधिकारियों से संपर्क नहीं कर पा रहे थे, वो अब पुलिस और जिला प्रशासन से संपर्क कर रहे हैं। लापता लोगों का पता जानने के लिए सोशल मीडिया पर भी कई संदेश साझा किए गए हैं। दोस्तों, हिमाचल में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राज्य के 8 शहरों मनाली, सोलन, रोहड़, ऊना, धमरूर, पच्छाद, हमीरपुर और केलांग ने जुलाई में एक दिन की बारिश के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 4 दिनों में यहां पर किन्नौर और लाहौल और स्पीति जिले में
पूरे मानसून सीजन की 43% और 33% बारिश हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 16 जुलाई तक दिल्ली में स्कूल कॉलेज बंद, सरकारी ऑफिस में WFH का आदेश, लाल किले तक पहुंचा पानी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में दोपहर 1 से 2 बजे के बीच कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया। दोपहर 1 बजे जलस्तर 208.62 मीटर दर्ज किया गया। 2 बजे भी यही स्तर पाया गया। वहीं बाढ़ का पानी लाल किले तक पहुंच गया है। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने दिल्ली में बाढ़ की स्थिति पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। दिल्ली में बाढ़ की हालत को देखते हुए उपराज्यपाल ने DDMA की बैठक बुलाई थी और इसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। दिल्ली के सभी स्कूलों और कॉलेजों को रविवार तक बंद करने का फैसला लिया गया है और इसके अलावा गैर जरूरी ऑफिसों में भी रविवार तक छुट्टी कर दी गई है। सभी प्राइवेट ऑफिस को कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दें और इसके साथ ही कश्मीरी गेट के आसपास बने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी रविवार तक बंद रखने के लिए कहा गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा शुक्रवार को बाढ़ प्रभावित मनाली, कुल्लू और मंडी का करेंगे दौरा। जी हाँ दोस्तों, भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ की भयावह स्थिति बन गई है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा शुक्रवार को भारी बारिश की वजह से पैदा हुए बाढ़ के कारण भारी नुकसान का जायजा लेने के लिए अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। दोस्तों, नड्डा शुक्रवार को दिल्ली से रवाना होकर सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के मंडी पहुंचेंगे और मंडी जिले में नड्डा अनेक इलाकों का दौरा कर बाढ़ की वजह से हुए नुकसान का जायजा लेंगे और उसके बाद नड्डा कुल्लू पहुंचकर वहां भी बाढ़ प्रभावित कई इलाकों का दौरा करेंगे। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष भारी बारिश की वजह से पैदा हुए हालात का जायजा लेने के लिए मनाली जाएंगे।